बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तुमसे है पाकिस्तान में मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जब हम नजर डालते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा है अमेरिका इस वक्त न सिर्फ अपोजिशन बल्कि दीगर शोबाजात में भी एक खलबली सी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिकन सदर जो बाइडन से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और क्यों तशवीश पाई जा रही है या मोस्टली वफाकी हुकूमत और सिंध में अपोजिशन का किरदार अदा करने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब को भी बहुत सारे खदशात और उन्होंने कहा है कि ये किस मुहिम के तहत और क्यों गए हैं, किस हवाले से गए हैं। वजीर आजम साहब ने तो दो टोक अमेरिका को बोल दिया कि अब डू मोर की पॉलिसी नहीं चलेगी, पाकिस्तान अमन में सबके साथ खड़ा रहेगा और जंग में किसी के साथ खड़ा नहीं रहेगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं कि बिलावल भुट्टो साहब क्या इसी ही नुक्ता नज़र से गए हों। जिस तरह उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब अपनी CV लेकर गए हैं। जितनी भी ममालिकात हैं उनके सिफारती ताल्लुकात होते हैं और न सिर्फ हुकूमत अपोजिशन पार्टियों के भी रहनुमा आना जाना उनका चलता रहता है, वो जाते रहते हैं पाकिस्तान और अपने मुल्कों की न सिर्फ तरक्की खुशहाली के लिए। तो बिलावल भुट्टो का दौरा किस नज़र से देखा जा रहा है, खुशाइन दौरा होगा, किन किन चीज़ों पर वहाँ बात होगी। अमेरिका में बहुत सारे जो अमेरिकन में जो उनकी जो सियासी क़यादत है USA की, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को रिसीव किया और उससे भी आगे बढ़ के हम बात करेंगे। उसके बाद जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे नेबर में अमेरिकन अफवाज का इनखला तो हो गया लेकिन एक नए बाब का कहें कि नए बाब की शुरुआत हो गई है। वहाँ पे अमेरिकन की अगर कहें हार हो गई है तो कोई बैत नहीं होगी और अफ़गान तालिबान जीत की तरफ गामज़न हैं और ये जीत को किस जावी और किस नज़र से देखा जा रहा है और इस जीत से खित्ते में क्या सूरत हाल हो सकती है और पाकिस्तान के लिए क्या पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी इस पे अपनानी चाहिए। तो बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बेग साहब क्या आप सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने टाइम दिया। सर, नेबर की जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं और इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ पर देखी जा रही है। मुनाफिकत पॉलिसी एक मुनाफिकाना कि एक तरफ वो अमन की बात कर रहा है और वहाँ पे असला प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब शायद भारत की ये पॉलिसीज़ का अब अफगान न सिर्फ दीगर जो ममालिक हैं उनके सामने भी चेहरा उसका आवेजा हो चुका है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा लूजर जो होगा, वो मेरी बात आप लिख लें, वो भारत होगा। भारत ने जिनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट्स करे और मिशन खोले 20-20, 25-25, जहाँ पे जरूरत 2 मिशन की भी नहीं है, तो वो अब सब उसके जाया होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वो इतने आसानी से इसको जाने नहीं दे रहा है। वो नहीं चाहता कि इतनी आसानी से नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, उनका कंट्रोल खत्म हो जाए और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो। तो उसकी कई दहाइयों की जो मेहनत है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हमें बड़ी समझदारी से चलना है। ये बड़ा क्रिटिकल डिसीजन है। पहली चीज तो ये है कि हमने किसी के साथ पार्टी नहीं बनना। हमने अफगानिस्तान में पीस में उनके साथ है, जंग में हम किसी इनिशिएटिव में हिस्सा हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरे, जो ये तालिबान वाले हैं और जो अब्दुल्ला से मज़ाकरात इनके चल रहे हैं, अशरफ गनी से मज़ाकरात कर रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट बनाने की, कि जो एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल गवर्नमेंट बने, हम उसका खैर मकदम करते हैं, बट हम उसका पार्टी नहीं बन सकते, उसका हिस्सा नहीं बन सकते कि एक को सपोर्ट करें और एक को सपोर्ट ना करें, उसको नीचे लाएं। ये है ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी जो अगर हमने इख्तियार की तो आप देखिएगा कि अफगानिस्तान में हम विनर के तौर पे जो है इंशाल्लाह जाएंगे। अब जहाँ तक सवाल है जो ट्रेड मुतासिर हो रही है, ये बड़ा लम्बे फिक्रिया। आज भी मैं एक चैनल पे बात कर रहा था,
ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से अफगानिस्तान की 2013 में $2 अरब थी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ $740 मिलियन रह गई, आधी से भी कम हो गई। अब आप ये ट्रेड जो हमारी थी ये कहाँ गई? एक तो ईरान ने जो सैंक्शन लगाए हुए थे वो अफगानिस्तान पर एप्लीकेबल नहीं, लिहाजा ईरान अपने गुड्स सब इनफ्लो कर रहा है अफगानिस्तान में। दूसरे हमारे लोगों की भी गलती है कि हमने कस्टम बॉर्डर्स पे तुर्कम पे इतनी पाबंदियां और इतनी चीजें ऐसी लगाई हैं, कभी कभी 4-4, 5-5 दिन में कंटेनर उधर नहीं जा पाता और पेरिशेबल आइटम फ्रूट सब्जियां जाया हो जाती हैं। तो मेरा यहाँ आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा $2 बिलियन से ट्रेड जो थी, क्योंकि दुनिया में सक्सेसफुल मॉडल जो है वो रीजनल ट्रेड है। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें तो रीजन में आपस में उनके ट्रेड है 65%। अगर आप नाफ्ता को देखें, अमेरिका का जो ब्लॉक है, मेक्सिको का, कनाडा का, उनका 62% आपस में ट्रेड है। आसियान ममालिक, मलेशिया और इंडोनेशिया, उनका 36% ट्रेड है। ठीक है, अच्छा बेग साहब, सॉरी बेग साहब ब्लॉक है उसकी ट्रेड। बेग साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट। अब जो माजी को हम देख के जब हम आज की तालिबान क़यादत हम देख रहे हैं तो एक मुफाहमत हमें झलक रही है। अब वो बज़ौर ताकत का इस्तेमाल करते हुए गुरेज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तमाम ममालिकत के साथ एक अच्छी पॉलिसी पे हम यकीन रखते हैं। और काबुल की जहाँ तक बात की जाए उनसे भी उनके मुज़ाकरात जारी हैं, अब वो ताकत का मुजाहरा नहीं करना चाह रहे। देखिए इसमें ये बहुत खुशाइन बात है, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक खुशाइन बात है साजिद, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तालिबान ने ये कहा कि हम खून रेजी नहीं चाहेंगे, हम खून नहीं बहाना चाहेंगे। वो धड़े जो आपस में आके मिल रहे हैं हम उनको गले लगाते हैं, खैर मकदम कहते हैं। ये तो एक चेंज बड़ा वाजे देखने में आया, क्योंकि पहले इनकी जो पोजीशन थी बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन थी, आपको याद होगा। लेकिन अब ये मुफाहमत की बात कर रहे हैं, अब ये खून रेजी से बचने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमें भी इस जेस्चर को उसी अंदाज में रेसिप्रोकेट करना चाहिए और हम उनको जो उनकी अच्छी डीड्स हैं, जो वो बातें कर रहे हैं मुस्बत, उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन ज्यादा जरूरी चीज इस वक्त ये है कि अमेरिका जिस अंदाज में जा रहा है वो कोई मैकेनिज्म नहीं छोड़ के जा रहा है, वो कोई सिस्टम भी नहीं छोड़ के जा रहा है। आपको याद है उनकी आर्म व्हीकल्स 600 गुम गई थी, वो कंधार में तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तो ये असले भी उनके पास जा रहे हैं। पहले उनका प्लान था पाकिस्तान के रास्ते वो अपने असलों को, मिसाइल्स को, रॉकेट्स को लेके जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि कॉस्ट आ रही है इतनी ज्यादा, अब उसने फैसला कर रहा है कि वो बलग्राम बेस की और दूसरे जो असले हैं वो वहीं छोड़ कर आ रहा। तो ये एक बड़ी चीज है कि गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये खिता अनस्टेबल हो जाएगा। अफगानिस्तान स्टेबल है तो पाकिस्तान स्टेबल है, अफगानिस्तान अनस्टेबल है तो पाकिस्तान भी अनस्टेबल है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि जल्द से जल्द वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर की मुंतकली हो जाए और जो भी मेजोरिटी है वो नेशनल गवर्नमेंट में तमाम दरों को लेके बनाए। हमें एक आखिरी जो मेरा मैसेज है, जो अगर हमने कर लिया तो हम वॉक ओवर होंगे साजिद साहब, और वो है फेंसिंग। अफगानिस्तान बॉर्डर पे हमारी फेंसिंग थोड़ी सी रह गई है, हम जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करें ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पोरस बॉर्डर है वो सील्ड हो जाए। और सील करने में फिर ये होगा कि हम महफूज रहेंगे। अभी भी 30 लाख अफगान जो हैं वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, जो एग्जाइल में आए थे और वो अब दोबारा नहीं गए हैं, शादियां करके फैमिली बना के। बेग साहब, इस पूरी सिचुएशन में हमने देखा है कि हमेशा भारत कोई ना कोई शरारत करता है और मोदी की हिंदुत्व पॉलिसीज भी आपके सामने है। तो अगर कोई भारत फिर कोई शरारत करता है, जिस तरह अभी भी असला अफगान फोर्सेस को भारत दे रहा है, तो आपको लग रहा है कि भारत को मुमकिन है कि अब लॉस पहुंचे, क्योंकि वो शरारत का किरदार अब नहीं चलेगा? देखिए भारत तो आपको, देखिए भारत से आपको कोई बुके नहीं देगा। भारत से आपने यही रखना है कि वो कभी भी चालबाजी कर सकता है और अमेरिका
उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस इलाके में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अमेरिका के जाने के बाद इस इलाके की जिम्मेदारियां होंगी रशिया के पास, चाइना के पास, ईरान के पास, पाकिस्तान के पास, और भारत जो है वो अमेरिका की तरफ सिर्फ देखेगा, वो कुछ कर नहीं सकेगा। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और अमेरिका भाग के जा रहा है क्योंकि उसकी जो ब्लीडिंग हुई है और जो लोगों के कफन गए वहां पे ताबूत, वो उसने वहां पे बिल्कुल वाज़ेह आवाज उठा दी है कि अब हमने दूसरे की जगह पे एक दिन नहीं रहना। और ये बगैर सिस्टम के, बगैर हैंडओवर के जाना भी मैं समझता हूँ कि एक काफी डेंजरस चीज है, क्योंकि तालिबान जो है उन्होंने 85% डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया, और कहते हैं कि 2 से 3 महीने में पूरे अफगानिस्तान इंक्लूडिंग काबुल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। एक आखिर में बेग साहब, फ्यूचर आप अफगानिस्तान का क्या देख रहे हैं? माजी में हमने देखा फिरका वारियत से लेकर और जंगजू धड़े और अफरा तफरी का एक माहौल भी रहा है। आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि अब वो फिरका परस्ती के कौमियत और जो इनके कबाइल हैं उनमें तसादुम क्या रहेगा, या अब उन्होंने माजी से सीखा है, अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा आगे आपको? देखिए, अभी तक जो अफगानिस्तान के मामले पे तालिबान के जितने बयानात आए हैं वो मैच्योर्ड और मफान पसंद बयानात आए, और वो चाहते हैं सबको साथ लेके चले। लेकिन यकीनन ये दारोमदार होगा जब ये हुकूमत बनेगी उसके ऊपर कि क्या वाकई में नेशनल गवर्नमेंट बनी है और तमाम कौमी धड़े जो हैं इसमें शरीक हैं, और फिर ये अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए मिलके सब काम करेंगे, या यहाँ पे जो कबाइल हैं उनकी आपस में फिर खींचातानी होगी, और जिससे खत्ते में जो है एक टेंशन और एक टेंस सिचुएशन हो जाएगी, जो न हमारे लिए बेहतर है न किसी और खत्ते के ममालिक के लिए बेहतर। ठीक है, थैंक यू बेग साहब। बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे को लास्ट में कैटेगोरिकली कैसे देख रहे हैं? शायद बात है, जॉन बाइडन आए थे, हमारे तो वजीर आजम ने कहा नॉट एट ऑल। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं खुद डिप्लोमेट हूँ, आप जानते हैं डिप्लोमेट की जुबान ऐसी नहीं होती। डिप्लोमेट ये नहीं कहता कि जी कभी मेरी लाश पे भी मुमकिन नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। बात ऐसा वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। डिप्लोमेट को कहना चाहिए जी अभी तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम आपस में डिस्कस करेंगे, कैबिनेट में मैटर लेके जाएंगे, असेंबली में लेके जाएंगे, फिर आपको बताएंगे क्या हालात है, नई सिचुएशन इमर्ज होकर आने दें सामने, लेकिन जो भी करेंगे हम इंसानियत की बेहतरी के लिए, खत्ते में अमन के लिए करेंगे। ये बातें होती हैं जो मैच्योर्ड बातें होती हैं, जो डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, जिसमें दरवाजे नहीं बंद करते, दरवाजे बंद करके दूसरे को फिर पीटीआई हुकूमत बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है बिलावल भुट्टो साहब के इस दौरे को। नहीं, देखिए बिलावल साहब एक एजेंडे के साथ जा रहे हैं, और जरदारी साहब के डायरेक्ट ताल्लुक भी है जो बाइडेन के साथ, आपको पता होगा। और ये अगर अमेरिका की एक पॉलिसी होती है कि वो रूलिंग पार्टी के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं, और आने वाली जो जमात है जिसको समझते हैं आने वाले वक्त में पावर मिल सकता है या उनकी एक से हो सकती है, उनके साथ भी अपने ताल्लुकात, और नया एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस का, लिहाजा मैं समझता हूँ अगर हमने अच्छी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताया तो अमेरिका की हमें नई एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट हासिल हो सकेगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बिलावल साहब बॉइंग से बेस्ट से पढ़े हुए हैं और उन्हें पता है कि किस तरह से इन लोगों के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपने मुख्तलिफ उमूर पर अपना जायजा दिया। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, और भारत की शरारत ढकी छुपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मरहलों में वो न सिर्फ हमारी इंटरनल मामलात में मुदाखलत करते हमें नज़र आता है, और अब अफगानिस्तान में भी अफगान फोर्सेस को असला फराहम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं
کہ وہ तालिबान हुकूमत को भी वेलकम करते नज़र आता है। तो ये दोहरा मयार आखिर कब तक हम इन दोगली पॉलिसीज़ की वजह से खित्ते को नुकसान रहेगा? हमारी कोशिश है कि बहुत सारे लोगों से हम इस पे बात करें, उनसे पूछें कि वो खित्ते के इन हालात को कैसे देखते हैं। मेजर हाशिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेजर साहब, क्या आप सुन सकते हैं? मेजर हाशिम साहब, क्या आप सुन सकते हैं? वेलकम करेंगे सर प्रोग्राम में आपको। हाँ, मैं सुन, आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मेजर साहब, आपका एक ताल्लुक रहा है और आपकी गहरी नज़र है नेबर में कि जो ये मामलात हो रहे हैं, और भारतीय इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में है। वहाँ पे असला भी प्रोवाइड कर रही है भारत, और अपने जो इनके रॉ के एजेंट्स हैं उनको भी वहाँ से निकाला जा रहा है, सफारती अमला भी वहाँ से निकल रहा है। आपको लग रहा है कि भारत को शायद अब पता चल चुका है कि जो उन्होंने शरारतें की अब उनके गले पड़ सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब इंडिया को बहुत अच्छी तरह इस चीज का इल्म हो चुका है कि उसने जो कुछ किया था अब उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंडिया ने अफगानिस्तान में अपने पांव जमाने के लिए बहुत सारे काम किए। वहां पे उनको सलमा डैम बना के दिया, उनकी असेंबली की बिल्डिंग बना के दी, और अपने डिप्लोमेट्स का वहां पे एक जाल बुन रखा था पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ। छोटे छोटे उन्होंने बनाए हुए थे ढेर सारे, और मकसद जो था वो यही था कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी सारी तदाबीर जो है वो उल्टी हो गई, और अब किस बेसरो सामानी के आलम में उसने 3 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए किस तरह से अपने जितने भी एसेट से वहां से निकाले हैं, ये आपने भी देखा और हमने भी देखा। ठीक है। और ये उनका और इनका जो यहाँ से इंडियंस का विड्रॉल हुआ है, ये इंशाल्लाह ताला ये दायमी होगा। इनको अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं मिलेगी, और अब इनको एहसास हो गया है कि इन्होंने जो वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी, ये समझते हुए कि हम यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे ठहर जाएंगे, वो चीज बिल्कुल नहीं हो सकी। इसके अलावा माजी में भी आपने देखा था इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर अफगान कैडेट्स और इंडियन कैडेट्स की आपस में लड़ाई हो गई थी, जो कि एक अनहोनी चीज है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता। ये वाहिद इंस्टीट्यूशन है मिलिट्री एकेडमी इंडिया की जिसके अंदर अफगान कैडेट और इंडियन कैडेट की आपस में हाथापाई हुई। अच्छा मेजर हाशिम साहब, आप क्या देखते हैं जिस तरह माजी में हमारे इंटरनल मामलात में भारत दहशतगर्दी करवाता रहा है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है, हमने पूरी दुनिया को इसके शवाहिद भी फराहम किए, चाहे बलोचिस्तान में जो नाराज बलोच क़यादतें हैं या वहाँ पे जो ऐसे धड़े हैं, चाहे डॉक्टर अल्लाह नज़र हों, तो इनको भी तो सपोर्ट और पुष्टपनाही भारत की रहती है। क्या अब आपको लग रहा है कि अब यहाँ से भी उनका चैप्टर क्लोज? देखें, भारत पाकिस्तान का पहले दिन से दुश्मनी पे उतरा हुआ है, और उसकी दुश्मनी के अंदर कोई कमी वाकई नहीं हुई है। उसको जब और जहां मौका मिलेगा, बात मौका मिलने की है, वो पाकिस्तान को डैमेज करेगा। इस चीज को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है। और हमें ज्यादा अमन की आशा और उसकी ये जो ढकोसलेबाजियां हैं, इसके ऊपर ज्यादा यकीन नहीं रखना चाहिए। भारत पाकिस्तान को कभी सुकून से नहीं बैठने देगा, हमेशा कोई ना कोई मसला खड़ा करता रहेगा और खड़ा करता रहा है। अभी ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसको मुंह की खानी पड़ी और अफगानिस्तान से ज़िलो ख्वार होकर उसको भागना पड़ा, लेकिन वो बाज नहीं आएगा अपनी एक्टिविटी से। उसे जब मौका मिलेगा वो पाकिस्तान को जहां नुकसान पहुंचा सकता है, वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट में आपसे कैटेगरिकली आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर अफगानिस्तान का? जिस तरह हालिया जो क़यादत है तालिबान, जो शाहीन साहब हैं या दीगर क़यादत है, उनमें मुफाहमत झलक रही है। वो तमाम जो ममालिक हैं उनसे रवाबित भी कायम कर रहे हैं, और अशरफ गनी साहब से भी उनकी जो मुफाहमत चल रही है। अब वो बज़ौर ताकत नहीं आना चाह रहे, वो उन्होंने मना कर दिया कि हम खून नहीं बहाएंगे। आपको लग रहा है कि ये अच्छे वक्त की शुरुआत है, अब अफगानिस्तान में पीस होगा, तरक्की होगी? देखिए, तालिबान का जो इमेज हमारे जहन में पेंट किया हुआ है,
तालिबान बिल्कुल वैसे नहीं है। तालिबान जो है समझदार लोग हैं और एक नहीं, इन लोगों ने अफगानिस्तान को ये एजाज हासिल है कि दुनिया की तीनों सुपर पावर्स को उन्होंने शिकस्त दी है, चाहे वो बर्तानिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो जिनको तीन सुपर पावर्स को शिकस्त देने का तजुर्बा हो तो वो लोग, इसका मतलब है फहम और फरासत के मालिक हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह से बचाना है और किस तरह से चलाना है। और अफगानिस्तान के अंदर एक जो ये प्रोपेगेंडा मशहूर किया हुआ है कि जनाब खाना जंगी, मैं नहीं समझता वहां पे खाना जंगी होगी। 85% के ऊपर तो उन्होंने कब्जा कर लिया और जितने भी मुखालिफिन है वो हथियार डाल रहे हैं। तो जंग करने के लिए तो दो पार्टियां चाहिए ना, जब वहां पे दो पार्टियां हैं ही नहीं तो जंग किस बात की, खाना जंगी किस बात की। तो मैं समझता हूँ कि वो जिस सिमत में जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं और वहां पे शायद टर्की की फोर्सेस को चांस मिल जाए कि वो स्टे करें और काबुल एयरपोर्ट वगैरह की हिफाजत करें। ये मेरा एक अपना ख्याल है। वो भी अगर एग्रीमेंट हो जाए और वर्ल्ड पावर्स जो है उसके अखराजात बर्दाश्त करें, क्योंकि फौज को रखना सबसे महंगा काम होता है। तो इसके ऊपर जो अखराजात आएंगे टर्की अपनी जेब से बर्दाश्त करना शायद पसंद ना करे और वो चाहेगा कि ये तमाम अखराजात लॉजिस्टिक्स हैं और वहां पे रहने जो भी अखराजात उनके आ रहे हैं वो वही लोग बर्दाश्त करें जो जंग में मुलविस थे। और ये अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है और मैं समझता हूँ तालिबान की बहुत बड़ी फतह है कि उन्होंने अपने महदूद वसाइल और कम कुव्वत के साथ एक सुपर पावर को भगाने में कामयाब हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर हाशिम साहब, आपने अपना मौकिफ दिया और आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।